तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 का पार्ट 4। इस पार्ट के अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक शामिल है जो कि राउल्ट्स लॉ का टॉपिक है। तो इस राउल्ट्स लॉ के टॉपिक का मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ जो कि आपके सामने लिखा हुआ भी है। लेकिन अगर आपको ये बात अभी समझ नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आगे हमने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना ही है। टॉपिक ये कहता है कि अगर आपके पास एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट मौजूद है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट का मतलब एक ऐसा सॉल्वेंट जो कि कम टेम्परेचर पर आसानी से इवेपोरेट हो जाता है। इस सॉल्वेंट के अंदर अगर आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एक ऐसा सॉल्यूट होता है जो कि कम टेम्परेचर पर आसानी से इवेपोरेट नहीं होता। इसको इवेपोरेट करवाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह का सॉल्यूट कहलाता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो अगर आप एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो इनसे बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। ये बात हमें बताता है राउल्ट्स लॉ, और इसी बात को आगे हम डिटेल में समझेंगे। इस लेक्चर की आउटलाइन, इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़नी है 4 चीज़ें। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। इनका जिक्र मैंने किया था चैप्टर 10 स्टार्ट करते हुए कि हमें कुछ बातें जो कि चैप्टर 5 से रिलेटेड हैं वो पता होनी चाहिए, मेनली वेपर प्रेशर से रिलेटेड। तो इस पहले टॉपिक के अंदर हम कुछ चीज़ें वही पढ़ेंगे चैप्टर 5 के रिवीजन वाली, जो कि आपको पता होनी चाहिए राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए। दूसरी चीज़ राउल्ट्स लॉ ही है जिसकी एक्सप्लेनेशन है और फिर साथ में एक डेरिवेशन है, मींस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आएगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़, यानी कि फ़र्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए आपको जिन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए ये वो टर्म्स हैं, जिसमें सबसे पहले आती है एवेपोरेशन। चैप्टर 5 के अंदर एवेपोरेशन को हमने डिफ़ाइन किया था इस तरह से कि एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस को छोड़कर एस्केप कर जाते हैं, यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये कब होता है? जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये लिक्विड की सरफेस को छोड़कर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम एवेपोरेशन कहते थे। एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है और साथ ही एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होती है। बस इस एवेपोरेशन की बेसिस पर हमारे पास लिक्विड्स की 2 टाइप्स हो सकती हैं, एक वॉलेटाइल लिक्विड्स और दूसरे नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स। वॉलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो कि कम टेम्परेचर पर आसानी से एवेपोरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल हो गया, आपके पास अल्कोहल्स हो गए जिनमें सैनिटाइज़र्स आ सकते हैं, इसके अलावा नेल पॉलिश रिमूवर। ये सारी एग्जांपल्स हैं वॉलेटाइल सब्सटेंसेस या वॉलेटाइल लिक्विड्स की। दूसरी तरफ होते हैं नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस या नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स, जिनको एवेपोरेट करवाने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ये कम टेम्परेचर पर आसानी से एवेपोरेट नहीं होते। इनकी सिंपल एग्जांपल्स आपके पास जो डेली लाइफ में लिक्विड्स हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, हनी हो गया, मिल्क हो गया, इस तरह से जूस हो गया। ये सारे लिक्विड्स कम टेम्परेचर पर एवेपोरेट नहीं होते। इनको एवेपोरेट करवाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड चीज़ है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट हो रहे थे, कंडेंसेशन में गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। आपको साइड में एक कंटेनर नज़र आ रहा होगा, इस कंटेनर में कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब जाहिर सी बात है कि लिक्विड जो है वो हर टेम्परेचर पर एवेपोरेट होता है, तो इस कंटेनर में भी एवेपोरेशन हो रही होगी, यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर फेस के अंदर कन्वर्ट हो रहे होंगे। लेकिन चूँकि ये कंटेनर ऊपर से बंद है, तो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो कि गैस में कन्वर्ट हो गए हैं तो वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन कंटेनर के बंद होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, और इस लिड से टकराकर, यानी कि ढक्कन से टकराकर, ये दोबारा से गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हमने यहाँ पर कहा हुआ है कंडेंसेशन। नेक्स्ट है हमारे पास वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को समझने के लिए ही हमने अभी इससे पहले एवेपोरेशन और कंडेंसेशन की डेफिनेशंस देखी थी। अब दोबारा से एक कंटेनर कंसीडर किया हुआ है हमने जिसमें कुछ लिक्विड मौजूद है और ये कंटेनर ऊपर से क्लोज है। अब अगर इस कंटेनर में लिक्विड मौजूद है तो वो लिक्विड जाहिर सी बात है एवेपोरेट हो रहा होगा, यानी कि लिक्विड की सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। और चूँकि ये कंटेनर ऊपर से बंद है
तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स जो कि बाहर निकलना चाह रहे हैं वो इस लिड से टकराकर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि इस कंटेनर में साइमल्टेनियसली मींस एक साथ एवेपोरेशन और कंडेंसेशन ये दोनों प्रोसेसेस चल रहे होंगे। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पर स्पीड ऑफ एवेपोरेशन और स्पीड ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगी, यानी कि लिक्विड और गैशियस पार्टिकल्स के दरमियान में इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाएगी। और इस कंडीशन पर आपके पास इस कंटेनर में जितने भी गैस यानी कि वेपर्स के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और वो वेपर्स के पार्टिकल्स जो कंटेनर पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं, वो प्रेशर कहलाता था वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा टेम्परेचर। यहाँ पर हम वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक और फैक्टर पढ़ रहे हैं कि वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर लो होगा, और इसका वाइस वर्सा। इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। हमारे पास सामने दो कंटेनर्स हैं, एक में है पानी और दूसरे में है पेट्रोल। कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं इनकी। वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब वाटर और पेट्रोल इन दोनों के वेपर प्रेशर्स आपको बताएं मैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। वाटर का वेपर प्रेशर होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.031 atm, और पेट्रोल का वेपर प्रेशर होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.5 atm एट रूम टेम्परेचर। और अगर मुझे इन दोनों को बॉयल करना है तो बॉयल करने के लिए अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन याद हो तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता था कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, यानी कि इस केस में 1 atm के बराबर हो जाए। तो ये पानी तब बॉयल होगा जब इसका वेपर प्रेशर 0.03 से 1 atm तक पहुंचेगा। और ये वेपर प्रेशर बढ़ेगा कैसे? जब हम इसको हीट करेंगे। सही। सिमिलरली पेट्रोल का वेपर प्रेशर इस वक्त रूम टेम्परेचर पर है 0.5 atm, और इसको भी मुझे बॉयल करने के लिए इसके वेपर प्रेशर को पहुंचाना पड़ेगा 1 atm तक। तो आप डिफरेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं वेपर प्रेशर में कि वाटर के वेपर प्रेशर में रूम टेम्परेचर पर और एक्सटर्नल वेपर प्रेशर में अच्छा खासा डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। अब वाटर का वेपर प्रेशर मुझे 0.03 से पहुंचाना है 1 atm तक, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर को ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए मुझे इसको ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा रेज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट असल में हाई क्यों है? तो वो इस वजह से है क्योंकि इसका वेपर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो था। तो चूँकि इसका वेपर प्रेशर लो था वाटर का, तो इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। इन दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप है। सिमिलरली पेट्रोल, इसका वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पर वाटर के मुकाबले में ज़्यादा था। तो चूँकि इसका वेपर प्रेशर पहले से ही ज़्यादा था, तो इसका वेपर प्रेशर मुझे 1 atm तक पहुंचाने के लिए इसको कम हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी एज़ कम्पेयर टू वाटर, जिसकी वजह से इसका मुझे टेम्परेचर भी कम रेस करना पड़ा एज़ कम्पेयर टू वाटर। जिसका मतलब कि पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वाटर के मुकाबले में कम होगा, क्योंकि पानी के मुकाबले में इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था, तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था पेट्रोल का। नेक्स्ट चीज़ है कि आपसे एक सवाल पूछा हुआ है। अगर आपको इस सवाल का जवाब समझ आ गया तो आपको राउल्ट्स लॉ समझ आ जाएगा। सवाल ये है कि आपके पास दो कंटेनर्स हैं। एक कंटेनर में आपके पास मौजूद है प्योर सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल वाटर, और दूसरे कंटेनर में आपके पास मौजूद है सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब इसमें भी वाटर ही मौजूद है, लेकिन उस वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व है। तो एक कंटेनर में सिंपल वाटर मौजूद है और दूसरे कंटेनर में वाटर के अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व है। एक चीज़ आपको गिवन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट ऑफ सॉल्ट इज़ अबाउट 1413 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन है और साथ में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। और ये बॉइलिंग पॉइंट आपको क्यों गिवन है? आपको ये बताने के लिए कि वाटर और सॉल्ट में से वॉलेटाइल कौन है और नॉन वॉलेटाइल कौन है। अभी हमने वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल की डेफिनेशन स्टार्टिंग में ये की थी कि वो सब्सटेंसेस जो कि कम टेम्परेचर पर आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, और जो कम टेम्परेचर पर आसानी से इवेपोरेट नहीं होते वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं। तो अब जो एग्जांपल्स आपको गिवन है कंटेनर 2 में, जैसे कि पानी भी है और साथ में सॉल्ट भी है।
पानी जो है कम टेम्परेचर पर आसानी से बॉयल हो जाता है, और सॉल्ट को बॉयल करने के लिए हमें इतने ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। यानी कि इस केस में वाटर वॉलेटाइल सॉल्वेंट होगा और सॉल्ट जो है वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा। तो इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स कंटेनर 2 हैज़ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो कि सॉल्ट है, क्योंकि इसको एवेपोरेट करने के लिए, इसको बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, और ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिज़ोल्व है वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर जो कि वाटर है। इस एग्जांपल के अंदर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चूँकि सॉल्ट के मुकाबले में कम है, तो पानी जल्दी एवेपोरेट और बॉयल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट। सही। तो सवाल आपसे ये है कि इन दोनों कंटेनर्स में से किस कंटेनर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा क्यों होगा। अगर आपको इसका जवाब समझ आ जाता है तो राउल्ट्स लॉ की बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी आपको बिल्कुल। तो जवाब समझाने के लिए दो तस्वीरें बनी हुई हैं यहाँ पर, एक प्योर वाटर की यानी कि पहले कंटेनर की, और दूसरी सेकंड कंटेनर की। पहले कंटेनर में चूँकि आपके पास सिर्फ वाटर ही था, तो सारी वही बातें अब करूँगा जो कि मैंने वेपर प्रेशर समझाने के लिए की थी। चूँकि इस कंटेनर में लिक्विड मौजूद है, तो लिक्विड की सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे वो एवेपोरेट हो रहे होंगे, और एवेपोरेशन के बाद चूँकि कंटेनर क्लोज है तो यहाँ पर कंडेंसेशन का प्रोसेस भी हो रहा होगा, और कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो गैस के यानी कि वेपर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे कंटेनर में, और वो जो कंटेनर के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे, वो होगा इस कंटेनर 1 का वेपर प्रेशर। लेट्स से कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो है 4 atm फॉर एग्जांपल, सिर्फ आपको बताया हुआ है। अच्छा, दूसरा कंटेनर, इस दूसरे कंटेनर में भी आपके पास वाटर था, लेकिन इस वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व था, और अभी हमने पीछे देखा था कि इस कंटेनर में वाटर वॉलेटाइल सॉल्वेंट था, यानी कि वो आसानी से एवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट इतनी आसानी से एवेपोरेट नहीं होगा, क्योंकि सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट होता है 1413 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली। तो इस कंटेनर के अंदर हमारे पास जो लिक्विड की सरफेस है, उस लिक्विड की सरफेस पर अब कुछ सॉल्यूट यानी कि कुछ सॉल्ट के पार्टिकल्स जगह ले लेंगे, जिसकी वजह से कंटेनर के पास जो सरफेस था, उस सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की अमाउंट कम हो गई एज़ कम्पेयर टू कंटेनर 1। तो अब यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तो आसानी से एवेपोरेट हो जाएंगे, लेकिन सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स यानी कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आसानी से एवेपोरेट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर एवेपोरेशन का प्रोसेस या फिर ये कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि एवेपोरेट हो रहे होंगे कंटेनर 2 में, वो कम होंगे एज़ कम्पेयर टू कंटेनर 1। अब वो मॉलिक्यूल्स जब एवेपोरेट हो जाएंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो वो गैस कंडेंस हो जाएगी, यानी कि इस कंटेनर में भी सेम वही प्रोसेस होगा, लेकिन कम मॉलिक्यूल्स के साथ होगा, क्योंकि सरफेस पर अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की तादाद कम थी एज़ कम्पेयर टू कंटेनर 1। तो इस कंटेनर में यानी कि सेकंड कंटेनर में जब इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाएगी, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट कम गैस के वेपर्स यानी कि कम गैस के पार्टिकल्स के साथ अचीव होगी एज़ कम्पेयर टू कंटेनर 1, क्योंकि कंटेनर 1 में था ही सिर्फ सॉल्वेंट, सिर्फ प्योर वाटर। तो इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो रही थी, और इस कंटेनर 2 में कम गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो रही होगी। और कम मॉलिक्यूल्स इसी वजह से हैं क्योंकि कंटेनर 2 में लिक्विड की जो सरफेस थी, उस सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की कुछ जगह जो है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने ले ली थी, और सॉल्यूट जो था वो नॉन वॉलेटाइल था, इस वजह से वो आसानी से एवेपोरेट नहीं हो पा रहा था, सिर्फ वॉलेटाइल सॉल्वेंट आसानी से एवेपोरेट हुआ, जिसकी वजह से इस कंटेनर में यानी कि कंटेनर 2 में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की तादाद थी जो कि वेपर्स में कन्वर्ट हो रही थी, वो कम हो गई एज़ कम्पेयर टू कंटेनर 1। अब जाहिर सी बात है कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पर कंटेनर 1 में वेपर्स के मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंटेनर 2, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और कंटेनर 2 का वेपर प्रेशर कम होगा। तो जो आपसे सवाल पूछा गया था कि अगर आपके पास दो कंटेनर्स मौजूद हैं, एक में प्योर वाटर है और दूसरे में NaCl सॉल्यूशन है, तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। और इम्प्योर सॉल्यूशन, इसको मैं इम्प्योर इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अब इसमें सिर्फ एक सब्सटेंस नहीं है, एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं।
तो इस इम्प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो इस बात को एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करें, इस बात को दोबारा से देखें, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे के लिए। और फिर ये जो बराबर में आंसर लिखा हुआ है उसको रीड कर लीजिएगा, आपको बात समझ आ जाएगी। तो इसके बाद स्टार्ट हो रहा है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, और ये वही इंट्रोडक्शन है जो कि फ़र्स्ट स्लाइड पर लिखा हुआ था, जिसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर हमारे पास एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट है तो उस वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और अभी यही बात हमने लास्ट स्लाइड के अंदर समझी भी थी। बस उस बात को समझने के लिए आपको वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर पता होना चाहिए। राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट ये कहती है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन which is made up of non-volatile solute in volatile solvent is directly proportional to the mole fraction of solvent। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो कि आपने बनाया है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके वॉलेटाइल सॉल्वेंट में। इसी सॉल्यूशन की हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसमें वॉलेटाइल सॉल्वेंट है और उस वॉलेटाइल सॉल्वेंट में हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया हुआ है। इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा सॉल्वेंट होगा, जितनी ज़्यादा सॉल्वेंट की अमाउंट होगी, उतना ही ज़्यादा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। और ये जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर मैं इस लास्ट स्लाइड पर जाऊँ तो स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था कि इस सॉल्यूशन के अंदर जितनी ज़्यादा सॉल्वेंट की अमाउंट होगी उतना ही ज़्यादा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी तो सरफेस पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने जगह ली हुई थी वो जगह कम हो जाएगी और सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा अमाउंट में आ जाएंगे। और जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में आ जाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट पर ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे वॉल ऑफ द कंटेनर पर। और इक्विलिब्रियम स्टेट में जो गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, वेपर के मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते थे। तो जितनी ज़्यादा सॉल्वेंट की अमाउंट होगी इस सॉल्यूशन के अंदर उतना ही ज़्यादा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। ये बात बता रही है हमें इसकी स्टेटमेंट। नीचे तस्वीर के अंदर भी आपको यही बताया हुआ है कि ये है हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट, प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट। इस वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इस कंटेनर का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। पहले इक्विलिब्रियम स्टेट पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स थे जो कि वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे थे, जो आपको ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। और अब इस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके इस कंटेनर में यानी कि इस सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो कम हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। तो इस बात का मतलब है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो चुका है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के मुकाबले में। एक्सप्लेनेशन के अंदर एग्जैक्ट सेम वही बात लिखी हुई है जो कि अभी मैंने आपको उर्दू में बताई है, वो इंग्लिश के अंदर लिखी हुई है। और ये क्या बात लिखी हुई है जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताई है और साथ में यहाँ पर बताई है पिछली 2 स्लाइड्स के अंदर, कि आपके पास एक प्योर लिक्विड है यानी कि वॉलेटाइल सॉल्वेंट मौजूद है। उस वॉलेटाइल सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। अगर आप उस प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिक्विड की सरफेस पर कुछ जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी अमाउंट सरफेस पर कम हो जाएगी। और सरफेस पर उसकी अमाउंट कम होने की वजह से इक्विलिब्रियम स्टेट पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की अमाउंट कम होगी वेपर फेज़ में एज़ कम्पेयर टू द प्योर लिक्विड। और इस वजह से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा प्योर लिक्विड के या प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के मुकाबले में। इस एक्सप्लेनेशन को एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, आपको बात समझ आ जाएगी, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं लिखी हुई। आगे इस राउल्ट्स लॉ की मैथमेटिकल डेरिवेशन ये 2 केसेस के लिए है। केस 1 के अंदर हम एक बाइनरी सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन अगर आपको याद हो तो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट।
और ये एक ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया हुआ है इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। सही। कुछ सपोजिशंस ली हुई हैं हमने यहाँ पर। ये वही तस्वीर है जो कि स्टार्टिंग से चल रही है। सपोजिशंस ये ली हुई हैं कि ये जो प्योर सॉल्वेंट है, ये वाला प्योर सॉल्वेंट, इस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हमने कहा हुआ है पी नॉट। इस सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मोल फ्रैक्शन हमने कॉन्सेंट्रेशन के टॉपिक में पढ़ा था। कॉन्सेंट्रेशन का ही एक नाम है मोल फ्रैक्शन, और कॉन्सेंट्रेशन को हम सिंपली अमाउंट कह सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को मैं सिंपल यहाँ पर कह रहा हूँ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है उसको हमने कहा हुआ है x1, और इस सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको हमने कहा हुआ है पी नॉट। सही। अब इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से ये सॉल्यूशन तैयार हो गया था। इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हमने कहा हुआ है पी, और जो हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था उस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को हमने कहा हुआ है x2। तो ये 4 सपोजिशंस ली हुई हैं हमने। एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ। जो प्योर सॉल्वेंट था उसके वेपर प्रेशर को हमने कहा हुआ है पी नॉट। जो इम्प्योर सॉल्यूशन था जो कि वॉलेटाइल सॉल्वेंट और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के एडिशन से बना था, इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हमने कहा हुआ है पी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को कहा हुआ है हमने x1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हमने कहा हुआ है x2। अब राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट अभी हमने पीछे पढ़ी थी। स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की बात हो रही थी जो कि वॉलेटाइल सॉल्वेंट और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से मिलकर बना हुआ था। उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था, इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को अभी हमने कहा पी। तो पी जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आप पीछे एक दफ़ा स्टेटमेंट देख लीजिएगा। स्टेटमेंट में यही बात लिखी हुई है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को हमने कहा हुआ है x1। यानी कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा तब होगा जब इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की अमाउंट ज़्यादा होगी। ये कह रही है स्टेटमेंट। उसके बाद जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से हटाते हैं तो इक्वल टू के साथ कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने इस्तेमाल किया पी नॉट। पी नॉट अभी हमने ऊपर पी नॉट को नाम दिया था, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, इसको हमने कांस्टेंट इस वजह से कहा हुआ है क्योंकि जब तक इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं होगा तब तक इसका जो वेपर प्रेशर है वो सेम रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से इस्तेमाल किया। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है जो कि बता रही है कि P इज़ इक्वल्स टू पी नॉट टाइम्स x1। यहाँ पर P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ इम्प्योर सॉल्यूशन, यानी कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। यहाँ पर P नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और x1 इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये इक्वेशन 1 है। इसको इक्वेशन 1 का नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये इक्वेशन न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगी। अच्छा, इक्वेशन 1 हमारी बनकर तैयार हो चुकी थी। उसी के अंदर हम थोड़ा सा काम और करेंगे। हमने कॉन्सेंट्रेशन के टॉपिक में पढ़ा था कि फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन, एक बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जो तमाम मोल फ्रैक्शन के तमाम कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो 1 के बराबर होता है। और चूँकि बाइनरी सॉल्यूशन था तो इसमें 2 ही कंपोनेंट्स थे, तो दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा। x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1। अगर मैं इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से x1 की वैल्यू सेपरेट कर लूँ तो x1 की वैल्यू बन जाएगी 1, और x2 यहाँ पर प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस में आ जाएगा, तो x1 की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस x2। अब मैंने x1 को सेपरेट क्यों किया? क्योंकि पिछली स्लाइड पर इक्वेशन 1 में यहाँ पर लिखा हुआ था x1, उस x1 की वैल्यू को मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में कर रहा हूँ सब्सटीट्यूट, तो इक्वेशन 1 ये बन जाएगी। इक्वेशन 1 पीछे लिखी हुई थी p इक्वल्स टू पी नॉट टाइम्स x1, तो x1 की जगह पर मैंने लिख दिया 1 माइनस x2, ये जो ऊपर मैंने वैल्यू बनाई थी वो। उसके बाद कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं। इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे मैं पी नॉट को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये बन जाएगा p इक्वल्स टू पी नॉट टाइम्स 1 इज़ पी नॉट, माइनस का माइनस एज इट इज़,
और पी नॉट मल्टीप्लाई बाय x2, तो ये बन जाएगा पी नॉट x2। उसके बाद साइड्स चेंज की हुई हैं और साथ में इस पी नॉट x2 को इस साइड से दूसरी साइड पर लेके गए हैं हम। यहाँ पर ये माइनस में है तो इस साइड पर आगे प्लस में आ जाएगा पी नॉट x2। इस राइट हैंड साइड पर पहले से लिखा हुआ था पी नॉट, इस पी नॉट के साथ हम इस p को ले आएँ। लेफ़्ट हैंड साइड पर ये सिंपल p लिखा हुआ था, जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये माइनस का p बन जाएगा और मेरे पास कुछ ये इक्वेशन बन जाएगी कि पी नॉट x2 बराबर है पी नॉट माइनस पी के। अब अगर आपको याद हो तो ये पी नॉट क्या चीज़ थी, अभी हमने इसको पीछे सपोज़ किया था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और p क्या चीज़ थी, वेपर प्रेशर ऑफ इम्प्योर सॉल्यूशन। अच्छा, पी नॉट अगर एक दफ़ा मैं पीछे जाऊँ दोबारा से, तो पी नॉट जो था वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था और p इस इम्प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था। और हमें पता है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इम्प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब कुछ नंबर सपोज़ कर रहा हूँ मैं आगे बात समझाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो 15 atm था और इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होकर हो गया 10 atm। तो इस वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीमेंट आया ये हम कैसे फाइंड करेंगे, बड़े वेपर प्रेशर में से छोटा वेपर प्रेशर माइनस करके, यानी कि पी नॉट में से p को माइनस करके हमारे पास आ जाएगा डेल्टा p, जिसको हम कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई। तो आगे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर यही बात तो लिखी हुई है पी नॉट माइनस पी, यानी कि बड़ा वेपर प्रेशर माइनस छोटा वेपर प्रेशर। तो जब बड़े वेपर प्रेशर में से छोटा वेपर प्रेशर माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा पी आ जाएगा और डेल्टा पी इक्वल्स टू यहाँ पर लिखा हुआ था पी नॉट x2। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 जो है फार्मूला है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। अभी इसी से रिलेटेड नीचे हम स्टेटमेंट भी देखेंगे। ये इक्वेशन 2 इसलिए है क्योंकि ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा। अच्छा, अगर आपको याद हो तो इक्वेशन 1 बनाने के लिए हमने इक्वल टू के साथ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का इस्तेमाल किया था, जो कि हमने कंसीडर किया था पी नॉट, और पी नॉट था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो कि तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड नहीं किया जाएगा। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर इक्वल टू के साथ पी नॉट लगाया जा सकता है, तो इक्वल टू और पी नॉट को हटाकर प्रोपोर्शनैलिटी साइन भी तो लगाया जा सकता है। तो यही काम हमने किया हुआ है इस इक्वेशन 2 के साथ। मैंने इक्वल टू और पी नॉट हटाकर प्रोपोर्शनैलिटी साइन बना दिया और मेरे पास एक इक्वेशन तैयार हो गई कि डेल्टा पी, यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। x2 को हमने पीछे कंसीडर किया हुआ था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस बात का मतलब क्या है कि मोल फ्रैक्शन में जो कमी आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, यानी कि हमारे इम्प्योर सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा उतना ही ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है लिक्विड की सरफेस पर जगह ऑक्यूपाई करेगा और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की तादाद को कम करेगा, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर के अंदर उतनी ही ज़्यादा कमी आएगी। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जो वेपर प्रेशर के अंदर कमी आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। जितनी ज़्यादा सॉल्यूट की अमाउंट होगी सॉल्यूशन के अंदर उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा। यही बात नीचे लिखी हुई है राउल्ट्स लॉ की दूसरी स्टेटमेंट की फॉर्म में। लिखा हुआ है कि द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ। ये जो ऊपर हमने इक्वेशन 2 लिखी ये राउल्ट्स लॉ की सेकेंड फॉर्म है और ये हमें बता रही है कि द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वही बात जो अभी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की। लास्टली इक्वेशन 2 थी ये। इक्वेशन 2 के अंदर ये जो राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है पी नॉट, इस पी नॉट को अगर मैं इस राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड पर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू x2। तो यहाँ पर यही किया हुआ है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू x2 और इसको कहा हुआ है इक्वेशन 3। अच्छा, अब इक्वल टू की लेफ़्ट हैंड साइड पर ये जो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट लिखा हुआ है इसको कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? इट सिंपली टेल्स अस हाउ मच द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस
कंपेयर टू द ओरिजिनल वैल्यू आफ्टर एडिंग अ सॉल्यूट, यानी कि वेपर प्रेशर के अंदर कितनी कमी आई है एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल वेपर प्रेशर। जो हमारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के मुकाबले में सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के अंदर कितनी कमी आई है, यह चीज़ रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर मैं इक्वेशन 3 को देखूँ तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, यानी कि जितना सॉल्यूट आपने ऐड किया होगा वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, उतनी ही कमी आएगी आपके वेपर प्रेशर के अंदर सॉल्यूशन के। तो यही बात लिखी हुई है कि द अबव इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स द थर्ड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ। इक्वेशन 3 जो है वो राउल्ट्स लॉ की थर्ड फॉर्म है, जो कि स्टेट कर रही है, जो कि आपको बता रही है कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इस टॉपिक के अंदर, बल्कि इस केस 1 के अंदर, हमने राउल्ट्स लॉ की 3 फॉर्म्स देखी। पहली फॉर्म ये जो कि आई थी इस इक्वेशन से कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जिससे हमारे पास बनी थी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 के लिए हमने थोड़ी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन की थी, मैथमेटिकल स्टेप्स इस्तेमाल किए थे। इक्वेशन 2 बन गई थी ये, जो कि राउल्ट्स लॉ की सेकंड फॉर्म थी। और फिर इसी सेकंड फॉर्म में हमने पी नॉट को राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया था, और इस इक्वेशन को फिर हमने कह दिया था इक्वेशन 3, जो कि राउल्ट्स लॉ की थर्ड फॉर्म है। और ये तीनों फॉर्म्स केस 1 के लिए हैं। केस 1 तब का था जब हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन तैयार किया था वोलेटाइल सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके। अब है इसका केस 2। केस 2 के अंदर जो है आपके पास कुछ इक्वेशंस हैं, और वो तब इस्तेमाल होंगी जब बाइनरी सॉल्यूशन हमने तैयार किया हुआ होगा वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट का। केस 1 के अंदर जो सॉल्यूट था वो नॉन वोलेटाइल था, लेकिन अब इस केस 2 के अंदर हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन तैयार किया है जो कि वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट ही से तैयार हुआ है। इसमें दोनों चीज़ें वोलेटाइल हैं। तो एक तस्वीर बनी हुई है, हमारे पास एक वोलेटाइल लिक्विड ए है और दूसरा वोलेटाइल लिक्विड बी है। वोलेटाइल लिक्विड ए जो है उसकी अमाउंट को हमने कहा हुआ है एक्स ए, मोल फ्रैक्शन है ये इसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एक्स ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी एक्स बी। नीचे लिखे हुए हैं पी नॉट ए और पी नॉट बी। अगर आपको याद हो तो पी नॉट हम कहते थे प्योर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को। तो जब हमने इन दोनों को मिक्स नहीं किया हुआ तो इसका जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है, इनको हमने कहा हुआ है पी नॉट ए और पी नॉट बी, यानी कि बिफोर मिक्सिंग जो प्योर वेपर प्रेशर है, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है लिक्विड ए के लिए, वो है पी नॉट ए, और जो लिक्विड बी के लिए है वो है पी नॉट बी। अब जब इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर दिया जाएगा तो क्या इनके प्रेशर्स चेंज हो जाएंगे? सबसे पहली बात तो प्रेशर्स चेंज बिल्कुल होंगे, क्योंकि इन दोनों को दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करने से इनका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, यानी कि अब ये ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। और वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान में अगर आपको याद हो तो चैप्टर 4 के अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप हमने पढ़ा था। जब भी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, और इसका वाइस वर्सा। तो चूँकि इनको एक तीसरे कंटेनर में शिफ्ट करने से इनका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम को चेंज करने से इन दोनों लिक्विड्स का प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो आप देखें मैंने सिंबल्स दूसरे इस्तेमाल किए हैं। जो प्योर सॉल्वेंट्स थे उनका वेपर प्रेशर पी नॉट ए और पी नॉट बी था, और अब इस मिक्सचर में जाने के बाद, इस कंटेनर में जाने के बाद इनका जो वेपर प्रेशर है वो पी ए और पी बी बन गया। और अगर मुझे टोटल प्रेशर फाइंड करना है तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ मैं इन दोनों प्रेशर्स को, जो इंडिविजुअल प्रेशर्स हैं, उनको सम कर दूंगा, उनको प्लस कर दूंगा। लेकिन अभी इंडिविजुअल प्रेशर्स पी ए और पी बी निकलेंगे कैसे? तो ये सेम उसी तरीके से निकलेंगे जैसे हमने केस 1 के अंदर निकाले थे। राउल्ट्स लॉ की बेसिक स्टेटमेंट्स हैं कि जो आपके पास पार्शियल प्रेशर है ईच लिक्विड का इन द मिक्सचर इज़ इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। कंटेनर में जाने के बाद जो आपके पास लिक्विड के प्रेशर होंगे वो पार्शियल प्रेशर कहलाएंगे, और ईच लिक्विड यानी कि हर लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो बराबर होगा
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिक्विड ए की बात कर रहा हूँ तो इसका पार्शियल प्रेशर बराबर होगा इसके वेपर प्रेशर के जो कि प्योर कंपोनेंट में था, यानी कि पी नॉट ए और मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर मिक्सचर में जाने के बाद। सिमिलरली पी बी भी मेरे पास इसी तरह से आ जाएगा। अगर मैं प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई करवा दूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी से तो मेरे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। ये इस केस 2 के अंदर कुछ सिंपल फार्मूले हैं, इनकी डेरिवेशन नहीं है, आपको बस फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। नीचे आपको बताया हुआ है कि जो सिंबल्स हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पी ए और पी बी ये रिप्रेजेंट कर रहे थे वेपर प्रेशर को, बल्कि आप इसको पार्शियल वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं लिक्विड ए और बी का मिक्सचर में जाने के बाद। एक्स ए और एक्स बी ये मोल फ्रैक्शंस हैं लिक्विड ए और लिक्विड बी के मिक्सचर के अंदर, और पी नॉट ए और पी नॉट बी जो है वो वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी का। और उसके बाद अगर आपने टोटल प्रेशर फाइंड करना है मिक्सचर का तो आप दोनों के पार्शियल प्रेशर को प्लस कर देंगे, और अभी हमने ऊपर इसका फार्मूला देखा, वही फार्मूला नीचे जो है एक कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है, पी ए प्लस पी बी। तो पी ए का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है प्लस पी बी का फार्मूला भी ऊपर लिखा हुआ है, नीचे उनको बस सब्सटीट्यूट कर दिया तो हमारे पास टोटल प्रेशर का फार्मूला बन जाएगा मिक्सचर के टोटल प्रेशर का फार्मूला। और ये फार्मूला तब इस्तेमाल होगा जब आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा कि हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन तैयार किया है जिसमें वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट इस्तेमाल किया है। सही। अच्छा, इसके बाद एक सिंपल सा टॉपिक है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशंस असल में वो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ को परफेक्टली फॉलो करते हैं। राउल्ट्स लॉ को परफेक्टली फॉलो करने का मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है, ऐसे सॉल्यूशंस जो हैं वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, और ऐसे सॉल्यूशंस कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, जिसमें से जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 है कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें आप जिन दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स कर रहे हैं उन दो लिक्विड्स की जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि दोनों लिक्विड्स के अंदर जो टाइप ऑफ फोर्स है वो सेम होनी चाहिए, तब जो मिक्सचर बनेगा वो आइडियल सॉल्यूशन का मिक्सचर कहलाएगा। और ऐसे सॉल्यूशंस जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो कहलाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, इसको खुद से देख लीजिएगा। जो पीछे आइडियल सॉल्यूशंस की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई थी वो आपको याद करनी पड़ेंगी, पूछी जा सकती हैं शॉर्ट के अंदर। और इसी टॉपिक से रिलेटेड एक सेल्फ असेसमेंट था नोट्स के अंदर कि आपको 3 मिक्सचर्स गिवन थे और पूछा हुआ था कि इसमें से कौन सा मिक्सचर राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो रीज़न के साथ मैंने लिख दिया है, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी कि कौन सा लिक्विड में टाइप ऑफ फोर्स जो है वो सेम है तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, और जिसमें नहीं है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट आपके पास राउल्ट्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स मुश्किल नहीं है, बस आपको न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूले पता होने चाहिए। न्यूमेरिकल नंबर 1 है कि ग्लूकोज इज़ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वाटर। इस फर्स्ट सेंटेंस से आपको 2 बातें बता दी। पहली बात तो ये कि केस 1 का न्यूमेरिकल है क्योंकि इसमें सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, और दूसरी बात आपको सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स बता दिए कि यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो वाटर है और सॉल्यूट जो है वो ग्लूकोज है। सही। उसके बाद लिखा हुआ है अ ग्लूकोज सॉल्यूशन कंटेन्स 0.5 मोल ग्लूकोज एंड 5.8 मोल्स वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दूसरे सेंटेंस में आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स दे दिए, ये सॉल्यूट के मोल्स 0.15 और ये सॉल्वेंट के मोल्स 5.8 मोल्स इस टेम्परेचर के ऊपर। डिटरमाइन द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 17.5 टॉर। आपको फाइंड करना है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हम कहते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी आपको फाइंड करना है और आपको साथ में गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमने डेरिवेशन में इसको सपोज किया था पी नॉट। तो आपको क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ें गिवन हैं, वैसे तो टेम्परेचर भी गिवन है लेकिन टेम्परेचर इस्तेमाल नहीं होगा इसलिए नहीं लिखूँगा मैं। बाकी आपको 3 चीज़ें गिवन है, सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्वेंट के मोल्स और प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। साथ में लिखा हुआ है कि अज्यूम द सॉल्यूशन टू बी आइडियल।
अगर सॉल्यूशन आइडियल है तभी उसके ऊपर राउल्ट्स लॉ अप्लाई हो सकता है। तो इस वजह से ये लिखा हुआ है कि अज्यूम द सॉल्यूशन टू बी आइडियल। देन सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया, सॉल्यूट ग्लूकोज था और सॉल्वेंट वाटर था। देन आपको डेटा में 3 चीज़ें गिवन थी, सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्यूट ग्लूकोज। अच्छा, हमने डेरिवेशन करते वक्त कहा था कि x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है और x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो उसी बेसिस पर अगर x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है तो n1 बन जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और n2 बन जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इन सिंबल्स का ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने जो फार्मूले बनाए हुए हैं ना, उनके अंदर फार्मूलों में हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को x1 कहा हुआ है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को x2 कहा हुआ है। यानी कि हमने सबस्क्रिप्ट में 1 जहाँ जहाँ पर इस्तेमाल करना है वो सॉल्वेंट के लिए होना चाहिए और जहाँ जहाँ पर 2 इस्तेमाल करेंगे वो सॉल्यूट के लिए होना चाहिए। तो हमें ये 2 मोल्स गिवन थे और साथ में हमें वेपर प्रेशर गिवन था प्योर लिक्विड का, यानी कि P0 गिवन था 17.5 टॉर। अब इस प्रेशर को किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके फार्मूले में कैपिटल R यानी कि जर्नल गैस कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो आप इसी यूनिट को इस्तेमाल करते हुए आगे चल सकते हैं। क्वेश्चन में कहा हुआ था कि डिटरमाइन द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मीन्स डेल्टा P, और डेल्टा P फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है P0 x2, जिसमें से P0 तो आपके पास है लेकिन x2 नहीं है। x2 क्या चीज़ है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए हम फार्मूला पहले मोल फ्रैक्शन का ही इस्तेमाल करेंगे। और मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है? जिस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उस सब्सटेंस के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अब अगर मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो सॉल्यूट के मोल्स जो कि मुझे गिवन है और अपॉन में टोटल मोल्स जो कि इन दोनों को प्लस करके आ जाएंगे। तो पहले मैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लूँगा और फिर मैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड कर लूँगा। तो न्यूमेरिकल आसान है, बस आपको केस पता होना चाहिए कौन सा केस है और साथ में फार्मूले पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू सॉल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स का मतलब n1 प्लस n2। सारी वैल्यूज़ आपको गिवन थी, बस सिंपली वैल्यूज़ पुट की हुई हैं। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो है 2 सेम चीज़ों का रेशो होता है। जब आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया तो सिंपली फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, जो कि होता है डेल्टा P इक्वल्स टू P0 x2। ये फार्मूला इस्तेमाल किया, P0 हमें गिवन था 17.5 टॉर, x2 अभी हमने निकाल लिया और डेल्टा P लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो इसका यूनिट क्या होगा? अब जब P0 का यूनिट हमने इस्तेमाल किया हुआ है टॉर और x2 का कोई यूनिट ही नहीं होता, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास टॉर ही यूनिट बनेगा। जिस यूनिट में आप P0 इस्तेमाल करेंगे उसी यूनिट में आपके पास डेल्टा P भी आ जाएगा। अब अगर आप इसको टॉर से ATM में कन्वर्ट कर भी देते तो मसला तो नहीं था, लेकिन जो आपके पास आंसर आता वो भी ATM के अंदर ही आता। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड A इज़ 37 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको वेपर प्रेशर गिवन है एक प्योर लिक्विड A का इस टेम्परेचर पर, और वो वेपर प्रेशर गिवन है 37 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इट इज़ मिक्सड इनटू अनदर लिक्विड B टू मेक अ सॉल्यूशन। इस लिक्विड A को हमने एक लिक्विड B में मिक्स किया है एक सॉल्यूशन तैयार करने के लिए। अब क्वेश्चन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि आपके पास सॉल्यूट वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है, और जब भी ऐसा नहीं लिखा हुआ होगा तो हम कंसीडर करेंगे कि आपको जो सॉल्यूट गिवन है वो वॉलेटाइल है, यानी कि दोनों सब्सटेंसेस वॉलेटाइल हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि सॉल्यूट वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर करते हैं कि दोनों चीज़ें वॉलेटाइल हैं, यानी कि केस 2 के ऊपर जाते हैं। क्योंकि अगर नॉन वॉलेटाइल होता है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, अगर नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें वॉलेटाइल हैं। खैर, हमें लिक्विड A का वेपर प्रेशर गिवन था 37 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हमने मिक्स किया था एक दूसरे लिक्विड B के साथ टू मेक अ सॉल्यूशन। आगे लिखा हुआ है कि द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A इन द सॉल्यूशन इज़ फाउंड टू बी 33 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। लिक्विड A को लिक्विड B में मिक्स करने से पहले जो लिक्विड A का वेपर प्रेशर था वो 37 था,
और इसको सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद इसका वेपर प्रेशर हो गया कम, सही, और वो वेपर प्रेशर हमें गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए। दोबारा से वही बात कि अज्यूम द सॉल्यूशन ओबेज राउल्ट्स लॉ। तो डेटा के अंदर दोबारा से आपको दो चीज़ें गिवन हैं, एक वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। प्योर जब भी वर्ड आता है तो हम वेपर प्रेशर में नॉट का इजाफा करते हैं, तो ये पी नॉट ए है 37 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और जब ये लिक्विड ए सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो गया तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर बन गया असल में, जो कि हम पी ए कहते हैं जिसको, और ये पी ए आपको गिवन था 33 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और आपको फाइंड करना था मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए यानी कि एक्स ए। अगर याद हो तो पार्शियल प्रेशर का फार्मूला हमने केस 2 के अंदर देखा था। लिक्विड ए के लिए फार्मूला था पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और चूँकि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए निकालना है और साथ में आपको बाकी दोनों चीज़ें गिवन हैं, तो सिंपली एक्स ए के लिए फार्मूले को रीअरेंज करेंगे। फार्मूला बन जाएगा पी ए अपॉन पी नॉट ए। वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 ये दोबारा से कॉन्सेंट्रेशन के अंदर हम कर चुके हैं, कॉन्सेंट्रेशन वाले टॉपिक के अंदर, जिसमें आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होता है। आपको गिवन है एक सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 360 ग्राम ग्लूकोज इन 900 ग्राम वाटर। आपको सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट्स बता दिए, एक ग्लूकोज और दूसरा वाटर, यानी कि वाटर सॉल्वेंट और ग्लूकोज सॉल्यूट। आपको दोनों के मासेस दिए हुए और कहा हुआ है कि सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि सॉल्यूशन में मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं उनका मोल फ्रैक्शन निकालना है। और जब भी हमें मास गिवन हो तो हम मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं इन्हीं 3 फार्मूलों को इस्तेमाल करके। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन वाली वीडियो देख चुके हैं तो आपको ये न्यूमेरिकल करना आता होगा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये एग्जैक्ट सेम न्यूमेरिकल है, बस वैल्यूज़ चेंज हैं, तो इसको ख़ुद से देख लीजिएगा। ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है। तो लास्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ सवाल में 15% मास बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन इज़ प्रेजेंट। आपको सिर्फ एक चीज़ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, परसेंट कॉन्सेंट्रेशन, जो कि परसेंट बाय मास की फॉर्म में गिवन है। अब याद ही होगा आपको कि अगर आपको परसेंट कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती है तो इसमें परसेंटेज जो गिवन होती है वो सॉल्यूट की परसेंटेज होती है, और लिखा हुआ है मास बाय मास, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है मास, और ये मास होता है सॉल्यूशन का, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन के अंदर होता है 100 ग्राम्स। यानी कि 100 ग्राम्स सॉल्यूशन के अंदर आपके पास 15% यानी कि 100 ग्राम का 15% 15 ग्राम। आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 15 ग्राम ग्लूकोज यानी कि सॉल्यूट शामिल है। और इसका मतलब सॉल्वेंट कितना होगा? अगर 100 ग्राम के अंदर 15 ग्राम सॉल्यूट है तो बाकी का 85 ग्राम सॉल्वेंट होगा। तो इस परसेंट कॉन्सेंट्रेशन से असल में हमें मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट पता लग जाता है। तो वो दो चीज़ें पता लग गई, और साथ में आपने ये कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। एक एक करके करते जाएंगे, मुश्किल काम नहीं है। बस जो आपको मुश्किल होगी वो पार्ट ए के अंदर होगी, मोलैरिटी फाइंड करने में, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूले में आता है एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, बाकी सारा काम नहायत आसान है। तो डेटा के अंदर ही इस दफ़ा हमने इस परसेंट कॉन्सेंट्रेशन से मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को अलग कर लिया है। आपको परसेंट कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी ग्लूकोज की 15%, जिसका मतलब अभी मैंने समझाया कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 15 ग्राम सॉल्यूट होगा, और यहाँ पर सॉल्यूट आपको ये गिवन होता है, सॉल्यूट ग्लूकोज है, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 15 ग्राम ग्लूकोज 15 ग्राम सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट आ गया 15 ग्राम। मास की बात आई तो आपने मोलर मास खुद से लिख दिया, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। मोलर मास आप यहाँ से निकाल सकते हैं, फार्मूला आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज का। और मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? अगर सॉल्यूशन के अंदर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम सॉल्यूट है तो 100 माइनस 15 यानी कि 85 ग्राम सॉल्वेंट होगा। इस सॉल्वेंट के मास को केजी में कन्वर्ट किया हुआ है। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, केजी में क्यों कन्वर्ट किया हुआ है? क्योंकि अगर आपसे मोलैलिटी पूछी हुई है तो मोलैलिटी के फार्मूले में मास ऑफ सॉल्वेंट
केजी में पुट होता है। तो ग्राम वाले मास को 1000 से डिवाइड करके इसको केजी में कन्वर्ट किया हुआ है। और चूँकि सॉल्वेंट के भी मास की बात आई थी तो इसका भी मोलर मास यानी कि वाटर का मोलर मास भी हमने शामिल कर दिया। वाटर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। मोलर मास होता है इसका 18 ग्राम पर मोल। आपसे पूछी हुई थी ये कुछ 7 से 8 चीज़ें, जिसमें से सबसे पहली थी मोलैरिटी। अच्छा, ये डेटा ही चल रहा है अभी। आपसे ये चीज़ें पूछी हुई थी, इनमें सबसे पहली चीज़ मोलैरिटी थी। तो मोलैरिटी फाइंड करने के लिए ये होता है फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें से दो चीज़ें तो हमें पता है, एक मास ऑफ सॉल्यूट और दूसरा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अभी हम डेटा में यही काम करके आए हैं, लेकिन हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता, तो इस वजह से इस इक्वेशन को फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको इक्वेशन 1 बना के हमने छोड़ दिया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमने कुछ अजम्पशन ली है, क्योंकि जब हमारे पास डेटा की कमी होती है तब हमें ये अलाउ होता है तो हम खुद से कुछ चीज़ें अज्यूम कर सकें, लेकिन प्रॉपर लॉजिक से वो चीज़ें अज्यूम करनी पड़ती हैं। हमने यहाँ पर अज्यूम किया कि द गिवन सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली 15 ग्राम ग्लूकोज इन 85 ग्राम वाटर। हमारा 100 ग्राम का सॉल्यूशन था, उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 85 ग्राम वाटर था और 15 ग्राम ग्लूकोज था। दैट मीन्स वी कंसिडर द गिवन सॉल्यूशन इज़ मोस्टली वाटर। अब चूँकि सॉल्यूशन के अंदर तकरीबन पानी ही मौजूद था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा सॉल्यूशन मोस्टली वाटर ही था। तो अज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1 ग्राम पर ml टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरे पास जो सॉल्यूशन मौजूद था वो सॉल्यूशन सिर्फ पानी था, क्योंकि इस सॉल्यूशन में तकरीबन 85 ग्राम पानी था और 15 ग्राम ग्लूकोज़ मौजूद था। तो मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ ग्लूकोज़ को और मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो सॉल्यूशन था वो सिर्फ पानी ही था। और अगर सॉल्यूशन जो था वो मेरा सिर्फ पानी ही था तो मैं पानी की डेंसिटी को इस्तेमाल करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। पानी की डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर के ऊपर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है। सही। अब इस डेंसिटी को इस्तेमाल करते हुए मैं वॉल्यूम कैसे निकाल सकता हूँ? तो ये आपको पता होना चाहिए डेंसिटी का फॉर्मूला, जो कि होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला लिख रहा हूँ तो ये फार्मूला बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें से हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, ये हमें पता होनी चाहिए। वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है 1 ग्राम पर ml। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास था 100 ग्राम और साथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो इस डेंसिटी के फॉर्मूले में दो चीज़ें हमें पता हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये 1 ग्राम पर ml और दूसरा मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन परसेंट कॉन्सेंट्रेशन के अंदर हम कंसीडर करते हैं 100 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से आसानी से निकाला जा सकता है। तो फार्मूले को रीअरेंज किया हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए, फार्मूला बन गया मास अपॉन डेंसिटी। मास 100 ग्राम्स कंसीडर किया हुआ था और डेंसिटी हमने 1 ग्राम पर ml कंसीडर की थी। तो यहाँ से जो हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा वो 100 ml आएगा, क्योंकि डेंसिटी जो थी वो ग्राम पर ml के अंदर थी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml के अंदर आ गया। ml जिसको क्यूबिक सेंटीमीटर कहा जाता है। अगर मुझे इस क्यूबिक सेंटीमीटर से या फिर ml से लीटर के अंदर जाना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, और मोलैरिटी के फार्मूले में जो वॉल्यूम इस्तेमाल होता है वो लीटर के अंदर या फिर आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं डेसीमीटर क्यूब में इस्तेमाल होता है। तो मैंने इसको लीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया डिवाइड बाय 1000 करवा कर। अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट पहले से मौजूद था 15 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी हमें पता था ग्लूकोज़ का, जो कि हम डेटा में लिख चुके थे। और यहाँ से आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब इक्वेशन 1 के अंदर हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं और सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास आ जाएगी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.833 मोल पर dm³। दूसरे पार्ट के अंदर हमसे पूछी हुई थी मोलैलिटी। ये जो हेडिंग है ना ये थोड़ी गलत हुई है, ये मोलैरिटी नहीं है। पार्ट बी के अंदर आपसे मोलैलिटी पूछी हुई थी, और मोलैलिटी का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सारी चीज़ें हम डेटा के अंदर पहले से ही लिख चुके हैं, तो इनको डेटा से ही देख लीजिएगा। अब जब सारा डेटा हमारे पास गिवन ही है तो सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, मोलर मास ग्राम पर मोल में, और मास ऑफ सॉल्वेंट केजी के अंदर।
जिससे आपके पास मोलैलिटी बन जाएगी 0.98 मोल पर केजी या 0.98 मोल एल। तीसरी चीज़ आपसे पूछी हुई थी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का जब भी जिक्र आएगा तो हम सबस्क्रिप्ट में 2 का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे फाइंड करना है x2, और x2 फाइंड करने का फॉर्मूला होता है N2/NT, यानी कि जिस सब्सटेंस का आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उस सब्सटेंस के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अब हमारे पास मोल्स तो हैं ही नहीं, ना सॉल्यूट के मोल्स हैं ना ही सॉल्वेंट के मोल्स हैं, लेकिन हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास पता है जो कि डेटा में लिखा हुआ था, और मास से मोल्स निकल सकते हैं मास अपॉन मोलर मास फार्मूला इस्तेमाल करके। तो सॉल्वेंट के मोल्स जो कि N1 होंगे, क्योंकि सॉल्वेंट के लिए सबस्क्रिप्ट में N1 का इस्तेमाल करेंगे और सॉल्यूट के लिए N2 का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों के मोल्स आपके पास निकल सकते हैं क्योंकि दोनों का मास आपके पास है, और जब दोनों के मोल्स ही आ गए तो आराम से मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूँ। इक्वेशन 2 के अंदर लास्ट में वैल्यू पुट की हुई है और आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है वो आया हुआ है 0.017। पार्ट डी के अंदर आपसे पूछा हुआ था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाला जा सकता है। ये तरीका भी कोई नया नहीं है, ये हमने कॉन्सेंट्रेशन के टॉपिक में पढ़ा हुआ है। पार्ट ई जिसमें आपसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम कहते थे कैपिटल P, जिसका फार्मूला होता था P = P0x1। अच्छा, पार्ट ई के अंदर ना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यानी कि P0 गिवन था जो कि 20 टॉर था। ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन था। एक दफ़ा क्वेश्चन को आप दोबारा से देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपको गिवन था 20 टॉर, और x1 ये हम ऊपर निकाल चुके 0.983। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इम्प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा जो कि होगा 19.66 टॉर। अगली चीज़ आपसे पूछी हुई थी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि डेल्टा P। डेल्टा P फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा P बराबर होता है P0x2 के। ये सारे फार्मूले वही फार्मूले हैं जो कि केस 1 के अंदर थे। P0 यानी कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो कि आपको 20 टॉर गिवन था, और x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम निकाल चुके थे 0.017। तो आपके पास लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगी 3.4 टॉर। जो यूनिट P0 का इस्तेमाल करेंगे वही यूनिट आपका बन जाएगा डेल्टा P का। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपसे पूछा हुआ था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि डेल्टा P/P0। अब अगर ऊपर वाले ही फार्मूले को देखूं तो डेल्टा P/P0 किसके बराबर होगा? अगर P0 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं इस साइड पर ले आऊँ लेफ़्ट हैंड साइड पर, तो ये डेल्टा P/P0 बराबर हो जाएगा x2 के, यानी कि ये फार्मूला बन जाएगा। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगी सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम निकाल चुके हैं 0.017। लास्ट पार्ट के अंदर आपसे पूछा हुआ था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन जो कि आपको पार्ट्स पर मिलियन में फाइंड करनी है, और पार्ट्स पर मिलियन का फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन। और इस अमाउंट की जगह पर यहाँ पर हमने मास इस वजह से लिखा है क्योंकि हमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों के मास पता थे। ये अमाउंट आपके पास मास की फॉर्म में भी हो सकती है और वॉल्यूम की फॉर्म में भी हो सकती है। अब चूँकि डेटा के अंदर हमें सॉल्यूट का मास पता था और सॉल्यूशन का मास % कॉन्सेंट्रेशन के लिहाज से 100 ग्राम कंसीडर किया जाता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास ऑफ ग्लूकोज डेटा में 15 ग्राम था और मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। दोनों की यूनिट्स सेम होने चाहिए जो कि इस वक्त हैं, और मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, तो आपके पास ग्लूकोज सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 1,50,000 पार्ट्स पर मिलियन। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी हुई थी। इसमें से सिर्फ जो मोलैरिटी वाली चीज़ थी यानी कि पार्ट ए था वो थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि उसमें आपको वॉल्यूम नहीं पता था। बाकी इसमें सारे पार्ट्स बिल्कुल सिंपल से थे। ये हैं सारे पार्ट्स के रिज़ल्ट, और यहाँ पर आपका जो टॉपिक है राउल्ट्स लॉ का वो होता है ख़त्म। इसके बाद आपके पास इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स रह गए हैं, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और दूसरा कोलोइड्स का टॉपिक।